एक 45 साल की महिला जो अपने 14 साल के बेटे के साथ एक घर में रहा करती थी। मकर संक्रांति के दिन वह एक 22 साल के लड़के को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आ जाओ, घर पर ही आ जाओ, मैंने यहाँ पर खाने पीने का सामान भी बनाया है और यहाँ पर आकर त्यौहार मनाना और उसके बाद मुझसे मिलकर चले जाना। इसके बाद ऐसा ही होता है, लेकिन जब वह उसे अपने घर पर बुलाती है और यहाँ पर वह खाना पीना खा लेता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों को मकर संक्रांति पर एक साथ बैठकर खाना खाने या त्योहार मनाने की वजह से पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और फिर एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह महिला और किस वजह से एक साथ त्योहार मनाने की वजह से पुलिस वाले ने पकड़ कर ले गए, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू उपदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गुजरात के राजकोट के अंदर एक भक्ति नगर थाना लगा करता है। उसी थाने के अंतर्गत एक एरिया आता है और उस एरिया के अंदर एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। रमेश जो कि अपने जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहा है और उसकी शादी होती है 2005 में एक वर्षा नाम की महिला से। वर्षा और रमेश दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों अपने जीवन को एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जो रमेश होता है वो बड़े लिमिटेड कमाया करता था, बस उतना कि जितना घर का खर्च चल जाए और उससे फालतू वह एक भी पैसा नहीं कमाया करता है। अपने जीवन को इसी तरह से जिया करता है। लेकिन जो वर्षा होती है वो उसकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा होती हैं। वह काफ़ी ज़्यादा खर्चीले किस्म की महिला थी, यानी कि उसे पैसे खर्च करना बड़ा ही अच्छा लगा करता और जो भी चीज़ उसे पसंद आ जाया करती वो उसे खरीद लिया करती। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते कभी कभी जब वर्षा मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाया करती है और वहाँ पर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाया करती है तो वह उसे खरीद लिया करती है। और फिर भले ही वो राशन के पैसे हों या कोई भी पैसे हों, उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये बात रमेश को पता चलती है तो रमेश वर्षा को धमकाता है, कहता है कि इस तरह से मत करो, अच्छी तरह से पैसों को यूज़ करो, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। तो जो वर्षा होती है उल्टा उसको धमकाने लगती है, कहती है कि अगर पैसे नहीं है तो और भी ज़्यादा पैसे कमाओ, इससे मुझे क्या मतलब है, मेरी तो जिम्मेवारी तुम्हें उठानी होगी और तुम्हें मेरी पूर्ति करनी होगी। रमेश उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेती है और इसी तरह से समय बीतता है। बीतते बीतते समय आ जाता है 2011 का और 2011 में रमेश और वर्षा को एक बेटा पैदा होता है। बच्चे को पाकर वैसे तो बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन वर्षा के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही है कि ये तो बहुत कम कमाया करता है, इन पैसों से गुजारा कैसे होगा और जिंदगी को तो अच्छी तरह से जीना चाहिए। इसी बात को लेकर वह फिर से रमेश से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और रमेश फिर से उसे समझाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 2016 आ जाता है और 2016 आते आते जो वर्षा होती है वह अपने पति रमेश से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी कम कमाई को लेकर, क्योंकि पति अब तो बहुत ही कम कमाने लगा था और खर्चा भी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसी वजह से वह अपने पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद वहीं पर एक किराए का मकान लेकर उसके अंदर अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से कमाऊंगी और तब तो मेरी पूर्ति होगी, मुझे पैसा मिलेगा और अपने पैसों को मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर जो वर्षा है वो अलग से मकान लेकर रहने लगती है, अपने बच्चे को अपने साथ रखने लगती है और एक कंपनी में नौकरी पकड़ लेती है। 12 घंटे की ड्यूटी किया करती, जो पैसा मिला करता उस पैसे से अपने घर को खर्च चलाती है, लेकिन अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं। अब इस बात से वो परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी ये जिंदगी खुद ने चुनी है तो इसी वजह से इस जिंदगी को जीती रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन जब वर्षा अपनी कंपनी से वापस लौट रही थी तो उसी दौरान एक सड़क किनारे उसे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है और जैसे वो उस गाड़ी को क्रॉस करने वाली होती है तो तभी गाड़ी में बैठी हुई एक महिला जिसका नाम शीला होता है वह बाहर निकलती है और निकलने के बाद वर्षा को रोक लेती है। वर्षा रुकती है और पूछती है कि बताओ क्या काम है। तो उसके बाद वह महिला कहने लगती है कि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम रोज सुबह सुबह जाया करती हो और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वापस लौटा करती होगी, कितने पैसे कमा लेती हो। अब इस बात को सुनकर जो वर्षा है वो कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस गुजारा हो रहा है, आप बताइए आपने मुझे क्यों रोका है और आपके पास तो अच्छे खासे रुपए पैसे हैं, फिर आपने मुझे क्यों रोका है। अब इस बात को सुनकर वह महिला उसे दिखाने लगती है, कहती है कि देखो ये गाड़ी भी मेरी है और जितने भी सारे मैंने गहने पहन रखे हैं ये सारे गहने मेरे हैं, अगर तुम चाहो तो इस तरह की जिंदगी तुम भी जी सकती हो।
अब इस बात को सुनकर जो वर्षा होती है उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वह चारों तरफ से उस गाड़ी को देखती है, उस महिला के गहनों को हाथ लगा लगा कर देखती है और कहती है कि सच में ही क्या ये गहने मेरे हो सकते हैं। अब इस बात को सुनकर जो शीला है वो मुस्कुराती है, कहती है कि हाँ बाबा, सच में ये गहने तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस कंपनी की नौकरी को छोड़ना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। इस बात को सुनकर जो वर्षा होती है वो कहने लगती है कि बताओ क्या काम है, मैं कर दूंगी। इसके बाद जो शीला होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें ना ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, ना ज़्यादा इतना काम करना पड़ेगा जितना तुम कंपनी में किया करती हो, बस मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगी और उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वर्षा होती है वह सोच विचार करने लगती है, क्योंकि बच्ची तो वो भी नहीं थी और उसे भी पता था कि भला एक सामान को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए मुझे कोई इतने पैसे क्यों देगा जिन पैसों से मेरे सारे सपने पूरे हो सके। अब इस बात को सोचकर जो वर्षा होती है वो कहने लगती है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं है। तो उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि गलत काम ही तो है, तुम्हें भी पता होगा कि गलत काम के अलावा इतने कम काम में इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। इस बात को सुनकर वर्षा सोचने लगती है और एक बार तो मना करती है, लेकिन उसके बाद शीला कहती है देख लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो कर सकती हो, अगर ना चाहो तो बेशक से मत करो। तो जो वर्षा होती है वो मन ही मन सोचती है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस बात की हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है मैं काम करूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्षा जो होती है वह शीला के ग्रोह में रहकर काम करने लगती है और इधर उधर शराब की तस्करी में घुस जाती है पूरी तरह से। अब जब वह शराब की तस्करी किया करती है तो पैसे रुपए भी अच्छे खासे उसके पास हो जाते हैं। वह अपने बेटे के साथ और भी बड़ा घर किराए पर लेती है और उसके अंदर रहने लगती है। बच्चे को वह अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था और अब जिंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी। वहीं पर धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ समय आ जाता है 2019 का, और 2019 में जो वर्षा होती है उसकी मुलाकात एक सावन नाम के लड़के से होती है। सावन जो कि उसकी हम उम्र का ही था और वह ऑटो चलाया करता था, वह भी शराब की तस्करी किया करता था और इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग जन्म लेने लगते हैं। क्योंकि रुपया पैसा तो उसने कमा लिया है, अब उसे शारीरिक सुख चाहिए और शारीरिक सुख अब सावन से मिल जाएगा। ऐसा सोचकर जो वर्षा होती है वह सावन के साथ लिविंग में रहने लगती है और दोनों एक साथ एक ही घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ कई बार इनके ऊपर एफआईआर भी होती है और ये कई बार पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इनके जो मालिक होते हैं यानी कि जो इनसे काम करवा रहे थे वो उन्हें कैसे न कैसे करके छुड़ा लेते हैं। लगभग 3 बार इन पर एफआईआर हुई थी दोनों के ऊपर और दोनों को सलाखों से बाहर निकाल लिया गया था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते समय आ जाता है 2025 का, और 2025 में सितंबर के महीने में उसी गैंग के अंदर में एक और लड़का आता है जिसका नाम दर्शन होता है और दर्शन जो कि 22 साल का नौजवान था। अब जैसी वर्षा की नजर दर्शन पर पड़ती है तो उसके बाद उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी बातें चलने लगती हैं और उसके बाद वह उसे एक साथ अपने पास बुलाकर उससे बात करने लगती है। कहती है कि देखो तुम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो ना, तो वो कहता है कि हाँ पैसों के लिए आया हूँ और पैसे ही मुझे कमाने हैं। तो वो कहती है कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा पर्सनल काम करना होगा। अब इस बात को सुनकर जो दर्शन होता है वो कहने लगता है कि क्या काम करना होगा। तो वह कहती है कि देखो रुपया पैसा मेरे पास काफ़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा खासा पैसा यहीं से कमा लिया करती हूँ। तो तुम्हें ना मेरे लिए एक काम करना होगा कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं वहाँ पर आना होगा और आने के बाद मुझे खुश करना होगा। अब इस बात को सुनकर जो दर्शन होता है वह उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र 45 साल थी और यहाँ पर जो दर्शन था इसकी उम्र महज 22 साल ही थी। अब इसके बाद वो कहने लगता है कि मैम आपकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो कितना फर्क है। तो वो कहती है कि देखो तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो पैसों के लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि रुपए पैसे मैंने काफी कमा लिए हैं, लेकिन मुझे शारीरिक सुख की जरूरत है और शारीरिक सुख तुम ही दे सकते हो, तभी तो मैंने तुमसे ये बात कही है। इस बात को सुनकर जो दर्शन होता है वह भी सोचता है कि पैसे कमाने के लिए आया हूं और इसमें तो ज्यादा कोई रिस्क भी नहीं है, तो क्यों ना यही काम कर लेता हूं। ऐसा सोचकर वह उससे हामी भर लेता है और इसके बाद जो वर्षा होती है वह और साथ में जो दर्शन होता है दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाते हैं और जहां भी वर्षा का मन किया करता वह उसे वहां पर बुलाया करती और दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताया करते। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो सावन होता है उसे ये बात महसूस हो जाती है, क्योंकि वो काफी दिनों से उसके साथ रह रहा था, तो उसे पता चल जाता है किन्हीं कारणों से कि कहीं ना कहीं ये किसी और जगह किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है। तो उसके बाद वह उस पर शक करता है और उसकी रेखी करने लगता है कि कहाँ जाया करती है, क्या किया करती है। तभी धीरे धीरे समय बीतता है और समय
आ जाता है 14 जनवरी 2026 का। 14 जनवरी 2026 को जो वर्षा होती है वह दर्शन को अपने घर पर बुलाती है, कहती है कि देखो मैंने ने खाने पीने का सामान बनाया है और तुम भी यहीं पर आ जाओ, दोनों एक साथ त्योहार मनाएंगे और उसके बाद तुम मुझसे मिल भी लेना। इसके बाद यहाँ पर जो दर्शन होता है वह भी उसके कहे अनुसार वहां पर पहुंच जाता है और दोनों एक साथ वो त्योहार मना लेते हैं। त्योहार तो मन गया था, लेकिन त्योहार मनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन दोनों को एक साथ उठा लेते हैं और उठाने के बाद थाने में ले जाते हैं। उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है कि बताओ क्या तुमने किया है। तो यहाँ पर पहले तो वो इस बात को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जब पुलिस वाले सख्ती से उनसे पूछताछ करते हैं तो उसके बाद जो वर्षा होती है वो पूरी की पूरी कहानी तोते की तरह बयां कर देती है। कहती है कि साहब हम ही थे और हमने ये सब कुछ किया है। दरअसल उसी दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन दोपहर के लगभग 2 बजे एक चौराहे पर एक व्यक्ति के ऊपर तेजधार हथियार से एक महिला और एक व्यक्ति हमला करते हैं और वहां पर जब आस पड़ोस के लोग उस तरफ भागने लगते हैं तो उसके बाद वो छोड़कर बाइक पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब ये मामला जब पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और उसके बाद दर्शन और उसकी प्रेमिका वर्षा दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वर्षा बताती है कि साहब हमने ही किया है और हम लोग ही इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया था वह और कोई नहीं सावन था, जिसके साथ वो लिविंग में रहा करती थी। और जब ये लोग हमला करके वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जब वर्षा से पूछा जाता है तो वर्षा अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को सारी की सारी कहानी बता देती है कि किस तरह से उसकी शादी हुई थी, शादी के बाद पति कम कमाया करता था और इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर कंपनी में काम करने लगी बच्चे के साथ रहकर, लेकिन वहीं से मेरी मुलाकात शीला से होती है और शीला ने मुझे इस काम में घुसा दिया। उसके बाद सावन से मुलाकात होती है, उसके साथ लिविंग में रहने लगती हूँ, लेकिन तभी दर्शन आ जाता है और दर्शन के साथ मैं एक पैसों का सौदा करती हूँ और उसी सौदे के दौरान हम दोनों एक दूसरे से मिला जुला करते थे। और मकर संक्रांति वाले दिन जब मैं दर्शन को बुलाती हूँ त्योहार मनाने के लिए और एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, तो उसी दौरान न जाने कहां से सावन आ जाता है और सावन आने के बाद हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब जैसे वो लड़ाई झगड़ा करके वहां से चला जाता है तो उसके बाद जो वर्षा होती है वह दर्शन से कहने लगती है कि इस तरह से तो नहीं, इसको तो रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि जब मेरे पैसे हैं मैं अपने पैसों से चाहे जो भी करूं, ये कौन होता है बीच में बोलने वाला। ऐसा सोचकर यहां पर जो वर्षा है वह दर्शन से कहती है कि इसे इस दुनिया से हटाना है। और उसके बाद वर्षा और दर्शन दोनों के दोनों एक बाइक पर बैठते हैं और बाइक पर बैठने के बाद सावन के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक चौराहे पर वो बड़े गुस्से में वापस पैदल पैदल जा रहा था। वो लोग वहां पर बाइक रोकते हैं और बाइक रोकने के बाद ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार कर देते हैं और उसके बाद वहां से जब लोग इधर उधर से इकट्ठा हो जाते हैं तो फरार हो जाते हैं। पुलिस वालों के सामने पूरा के पूरा केस शीशे की तरह साफ था और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों के खिलाफ उचित मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को सलाखों के पीछे कर देते हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक महिला की बढ़ती मुरादों को लेकर वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई कि उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई और अब शायद बाकी की जिंदगी उसकी ऐसे ही व्यतीत होगी। वो तो चलो अपने किए की वजह से सजा भुगत रही है, लेकिन उस 14 साल के बच्चे का क्या दोस्त था जो कि अब बिना माता पिता के रह गया, क्योंकि पिता को तो वो काफी दिन पहले छोड़ चुकी है। शायद अब तक रमेश ने दूसरी शादी कर ली होगी और उसके बाद जो माँ थी जिसके सहारे वह अपने जीवन को जी रहा था वह सलाखों के पीछे चली गई है। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है सुनील जी का। सुनील जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया सुनील जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा नाम आता है प्रिंस कुमार जी का, लिखते हैं जय श्री राम। तो प्रिंस कुमार जी जय श्री राम, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ में है सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राम गोसाई जी हैं, राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं गणेश कुमार जी, गुड नाइट जय श्री राम, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो गणेश वर्मा। तो गणेश वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रजत सैनी जी हैं जो लिखते हैं राम राम जी वेरी नाइस। तो राम राम जी रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं लक्ष्मण धेलू भी कमेंट करते हैं तो आपका भी धन्यवाद। मोनू जैन जी हैं। साथ में है सुदर्शन शर्मा जो लिखते हैं बहुत अच्छी वीडियो है। सुदर्शन शर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।
लक्ष्मण देहलू का दोबारा से है, गणेश कुमार का दोबारा से है। तो बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, और इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।